Students, this is the second lecture for the chapter Introduction to Three-Dimensional Geometry. In first lecture, we had covered all the formula, rule, theory, all the concept we had covered to the first lecture. So if you had not seen the first lecture previously, first you have to watch the first lecture first, which is uploaded on the channel to get the solution of these questions. Because अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। इस वीडियो के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द सेंस, अगर मैथ में क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका कोई एंड नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो क्वेश्चन के सॉल्व करने का क्या एक क्राइटेरिया होगा, क्या पैरामीटर होगा, ये समझ लिया जाए पहले, क्योंकि हर वीडियो में आपके साथ यही होगा, लगभग इसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन आपसे सॉल्व करूंगा और आप भी पूछेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी है, सबसे पहला फोकस जो रहेगा हम लोगों का एनसीईआरटी पर रहेगा। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी मेरे पास भी है और आप लोग भी अपने लिए रखेंगे। पहले दो पार्ट में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेवल 1, लेवल 2। और लेवल 1 में हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 एक्सरसाइज जो भी है, और उसके अलावा मिसलिनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझने हैं या जो समझने लायक है, सब लगभग सब डिस्कस किए जाएंगे, हम करेक्ट किए जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा लेवल 2 एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या इस लेवल पे जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर आप पैरामीटर समझे तो मेन आपके यही एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो थियरी फार्मूला आपको बता ही दिया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। आपको भी पता है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपकी एक्सरसाइज है 12 पॉइंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन है, उसके ऑक्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन किया गया है, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ये चीज लास्ट लेक्चर मैंने बताई थी, आप भी जाके देख सकते हैं। A point on xz plane, what you can say about y coordinate। अगर कोई पॉइंट xz प्लेन पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट अगर xz प्लेन पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि xz प्लेन पे होने का मतलब वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं किया। उस पे जो भी पॉइंट है अगर xz प्लेन पे चल रहा है तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा है, तो अब ऐसी बात है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑक्टेट विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जैसे फर्स्ट, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, फर्स्ट है इसमें 1 2 3, पूछा रहा है कि 1 2 3 पॉइंट किस ऑक्टेट में होगा। तो ऑक्टेट डिसाइड करने के लिए हम लोग साइन का हेल्प लेते हैं, विदाउट साइन हेल्पिंग हमें डिसाइड नहीं कर सकते। तो 1 2 3 जो पॉइंट होगा, तीनों प्लस है, एक्स प्लस है, वाई प्लस है, जेड प्लस है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, तो फर्स्ट ऑक्टेट में होगा। इसी तरह और भी पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके साइन के बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस ऑक्टेट में है। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके एक प्लेन बनाया गया, इसे हम क्या कहेंगे। तो अब ऐसी बात है, एक्स वाई प्लेन। सेकेंड है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन विच the coordinate of the point in the xy plane are of the form। कह रहा है एक पॉइंट जो xy प्लेन में है वो किस फॉर्म का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो xy प्लेन में है तो उसमें x कोऑर्डिनेट होंगे, y कोऑर्डिनेट होंगे और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑक्टेंट दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि यहाँ पे 8 ऑक्टेट बनते हैं, तो हम लोग भी कहेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन
स्पेस को 8 इक्वल पार्ट यानी ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको लिख के सॉल्व किया जाए, रिटर्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जहां पे रिटर्न है वहां पे देखेंगे। जैसे 12.2 ये भी काफी इजी एक्सरसाइज है, इसको भी समझ लेते हैं। तो 12.2 में देखिए क्या है, कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें 4 पॉइंट दिया गया है और कह रहे हैं कि शो करिए कि इनके बीच का पॉइंट बताइए। कुछ शो नहीं करना है, इनके बीच का पॉइंट बताना है। तो मैं क्वेश्चन जैसे ले लेता हूं इसमें से कोई भी, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। तो फर्स्ट का एक्सरसाइज मैं रख देता हूं 12.2, समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से सॉल्व हो रहा है। और इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 3rd, डिस्टेंस बताना है बिटवीन द पॉइंट -1 3 -4 एंड -4 एंड 1 -3 4। इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस बताना है। बहुत इजी है, डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दीजिए, d इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या मिलेगा। तो -1 -2 होल स्क्वायर, 3 -3 तो हो गया ये +6 का होल स्क्वायर, और -4 तो हो गया ये -8 होल स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4, ये 36 और ये 64, और ये ऐड कर देंगे आप तो 60 + 30 90 + 10 100 और +4, तो ये आ गया √104। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये 2√26। देखिए 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 6 24 और 4 2 8 2 10, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 2√26। ये आपका आंसर होगा। काफी इजी है, इसमें कुछ नई चीजें नहीं है जो आपको जानने से कुछ अधिक होगा। 2D में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 3D में बस 3 पॉइंट है, तो x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2। तो इस पे समय नहीं बिताना है हमें, काफी इजी है। एक मैंने बताया, बाकी के 3 दिए हैं, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा गया सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। तो देखिए कोलिनियरिटी शो करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का ये एक्सरसाइज है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू ये दिखाएं कि ये कोलिनियर है। तो कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेंगे, सभी लोग समझ लेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज -2 3 5, the second point is 1 2 3, so first point, second point, and the third point is 7 0 -1. So there are 3 points, let their point are A, B and C. Now we have to show that they are collinear. तो देखिए कोलिनियरिटी का क्या रूल होता है कि अगर ये 3 पॉइंट है तो कोलिनियर कब होंगे, तो इनकी कंडीशन है इफ AB + BC = AC। डिस्टेंस AB निकाल लेते हैं, डिस्टेंस AB अप्लाई करिए फॉर्मूला। तो -2 -1 हो गया -3 होल स्क्वायर, 3 -2 1 स्क्वायर, 5 - 3 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 9 + 1 10 + 4 14, तो ये आ जाएगा √14। डिस्टेंस AB की वैल्यू √14 होगी। इसी तरह डिस्टेंस BC फाइंड आउट करेंगे, तो BC क्या मिलेगा आपको, देखिए
1 माइनस 7 तो -6 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 तो 2 स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36 प्लस 4 तो 40 और प्लस 10 50 प्लस 6 तो रूट 56 आ जाएगा ये। और रूट 56 का मतलब हो गया 2 रूट 14, बिकॉज 14 फोर द 56, तो ये 2 रूट 14 हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्टेंस सी ए कैलकुलेट करेंगे या ए सी, जो भी कह लीजिए। -2 -7, दिस विल बी द -9 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, दिस इज 3 स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 6 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 9 स्क्वायर तो 81, 3 स्क्वायर दिस इज 9, और ये 6 स्क्वायर 36। ऐड कर लेंगे 8 3 11 तो 110, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, तो ये हो गया रूट 126। और रूट 126 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 14, क्योंकि ये 3 हो जाएगा 9 और 14 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 126। 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 इंटू 3 प्लस 3 12। अब यहां से आप इस डाटा को मिलाइए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, आपको देखिए राइट हैंड साइड अपने आप मिल जाएगा। ए बी प्लस बी सी, तो ए बी की वैल्यू है रूट 14 प्लस बी सी की वैल्यू है 2 रूट 14। So root 14 plus 2 root 14 is given by 3 root 14, and this is the value of AC. So here we have proved the result AB plus BC is equal to AC. Now you can write it that AB, point A, B, C are collinear. Implies that A, B, C are collinear. So it's a very easy part to understand. You may look at the complete solution. If you have any doubt, you have to comment below. Come to the another question. Question number 3. It's an important part of the exercise because there are 3 sections. The first one section is being asked that there are 3 vortexes, and question is that we have to show that these are the vertices of isosceles triangle. You know about isosceles, where the two sides are equal. So simply what you have to do, you have to write all the 3 vertices, you have to find the distances between them. If the two of the lengths of the any side are equal, then we can say that the triangle is isosceles. Second question is that again 3 vertices are given. The question being raised that prove that the triangle which is formed by these vertices is a right angle triangle. So what we have to do, we have to find the distances between all these vertices, and we have to apply Pythagoras rule. If triangle follow Pythagoras rule, that's mean it is a right angle triangle, otherwise it is not a right angle triangle. The third question is about parallelogram. So there are 4 vertices, and we have to show that this is the vertex of a parallelogram. These are the vertex of parallelogram. What we can do, we have to just find out the midpoint of their diagonal. If the midpoint of the diagonal are same, then it must be a parallelogram, because only in parallelogram midpoint of the diagonal are same. So we will find midpoint of the diagonal of this parallelogram. If the midpoint of the diagonal are same, then we can show that the parallelogram, these are the vertices of parallelogram. So I am going to again solve one of the question from this. You may look at the second question of this third part.
Question number second of third. This is the second part of third question. There are three vertices 0, 7, 10. Have a look. The first vertex is 0, 7, 10. The second vertex is -1, 6, 6. -1, 6, 6. And the third vertex is -4, 9, 6. Let the name are A, B and C. A, B and C. And what we have to show? We have to show that this is the vertex of, these are the vertex of right angle triangle. What we can do? First of all, we are going to find out the distances between them. Distance AB, distance BC, distance AC. And we know in a triangle, if this is a right angle triangle, it must follow the Pythagoras theorem, which is AB square plus BC square is equal to AC square. So I am going to find out distance AB, BC, AC, and if left is equal to right, then it must be the vertex of a right angle triangle. So have a look at the about distance AB. This is 0 minus 1, so 1 square. 7 minus 6, again 1 square. And 10 minus 6, this is 4 square. So 16 plus 1, 17 plus 1, 18. So this distance AB is root 18, right? Now about a distance BC. Distance BC, we have to apply the formula, which is -4 minus 1. Or we can say -1 minus plus 4, which is 3. So 3 square. 6 minus 9, which is again -3 square. And 6 minus 6, 0. So 0 square. 3 square, 9 plus 9, which is 18. So this is again a root 18. So distance BC is again root 18. And now we are going to find out distance AC. So what about AC? -4 minus 0, which is -4 whole square. 9 minus 7, which is 2 square. And 6 minus 10, which is 4 square. So 4 square is 16 plus 4. 20 plus 16. So this is root 36, right? So AB is root 18, BC is root 18 and AC is root 36. But we have to prove this one result. So I am going to take the left hand side, which is AB square plus BC square. Distance AB is root 18 whole square and BC is again root 18, which is we have to do whole square of this value also. This is 18 plus 18, which is 36, which could be written as root 36 whole square, and root 36 is the value of AC. That means it could be written as AC square. So finally we get the result AB square plus BC square is equal to AC square, and this result is enough to show that these are the vertices of a right angle triangle. Now we can write it that triangle ABC is a right angle triangle. So students, this is the question number third, second part of the question number third. इसमें याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे 3 वर्टेक्स देख के आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है, आपसे और कई चीजों के बारे में पूछा जा सकता है.
जैसे 4 पॉइंट देके आपसे पूछा जा सकता है रेक्टेंगल है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं, रोम्बस है या नहीं, पैरेललोग्राम है, तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली होना चाहिए आपको मालूम, अगर रेक्टेंगल है तो फ्रंट साइड इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होगा। रोम्बस है उसके चारों साइड इक्वल होंगे, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अगर पैरेललोग्राम है तो उसके फ्रंट साइड इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर स्क्वायर है तो उसके चारों साइड भी इक्वल होंगे और डायगोनल भी इक्वल होगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है। आप डिस्टेंस फार्मूले के बेस पे ये बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नाउ द टर्न इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग पूरी एक एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इनमें से कोई एक डिस्कस करूंगा। अगर आपको दूसरा नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the set of the point which are equidistant from the point 1 2 3 and 3 2 minus 1। एक set of the point पूछा गया है। set of the point in the sense locus, it's being asked about locus। and question number 5 is again find the equation of set of point P, the sum of whose distances from the point 4 0 0 and minus 4 0 0 is equal to 10। So again it is being asked about locus. So I am going to solve question number 4 here. Have a look. Equation of set of point which are equidistant from the point 1 2 3। आपको सेट ऑफ द पॉइंट बताना है, कोई एक पॉइंट नहीं बताना। सेट ऑफ द पॉइंट का मतलब एक इक्वेशन या कितने ऐसे पॉइंट है, दैट ग्रुप। सेट आप पढ़े पहले भी। सेट का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम अगर कलेक्शन की बात करेंगे तो कोई एक पॉइंट नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो लोकस के बेस पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, काफी आसानी से आ जाएगा। कहा गया 1 2 3 एक पॉइंट है, 1 2 3, और दूसरा पॉइंट है यहां पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज 1 2 3, सेकेंड पॉइंट इज 3 2 minus 1। -1। तो 2 पॉइंट मेंशन किए गए हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 3 2 -1। और क्वेश्चन किया जा रहा है कि इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उसका सेट बताइए। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये कोई तीसरा पॉइंट पी है लेते हैं, ये ए है ये बी है। तो हमें पी का लोकस बताना है, पी का सेट देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे कहा गया वैसे करिए। कहा गया ये इक्वल डिस्टेंस पे है, पी इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, ए से और बी से। तो आप ए से डिस्टेंस निकाल दीजिए, बी से डिस्टेंस निकाल दीजिए और इसको इक्वल कर दीजिए। देखिए क्या मिलेगा हमें, x minus 1 डिस्टेंस AP अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू PB। अप्लाई द फॉर्मूला, x minus 1 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर प्लस z minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगी x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। इसी को सॉल्व करना है। तो रूट से देखिए, रूट कैंसिल हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहां पे देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें आ जाएगा x स्क्वायर 1 स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें y स्क्वायर आएगा। ये z माइनस 3 का होल स्क्वायर है या z स्क्वायर आएगा।
यानी इस साइड में भी आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और देखिए जेड प्लस वन है तो इसमें भी आ जाएगा जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो बहुत सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, बचेगा कौन, 2ab का टर्म। यहाँ पे 2ab का टर्म माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू, यहां पे फिर से आ जाएगा माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, 6x इधर आ गया माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4x, और 6z राइट में आके बनाएगा 8z, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2z। और ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन इन द सेंस x इक्वल टू 2z को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, अगर z 1 हुआ तो x 2 होगा, अगर z 2 हुआ तो x 4 होगा, और y इसमें नहीं है यानी y हमेशा 0 रहेगा। तो हमसे पॉइंट पूछा गया था, तो बहुत सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 2, y तो 0 है, और z कितना होगा, तो उस समय 1 हो जाएगा, तभी तो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 2, तो z की वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी हमारे आंसर होंगे। आंसर में आपको इक्वेशन ही लिखना है, कोई पॉइंट नहीं लिखना, ये पॉइंट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और इस तरीके से हम लोग की एक्सरसाइज कवर होती है 12.2, जो कि डिस्टेंस फार्मूले पे बेसिस है। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और बाकी के भी 2 एक्सरसाइज है 12.3 12.4 जो अगले 2 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद मिसलिनियस कवर करेंगे और फिर लेवल 2 के क्वेश्चन। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन, इसमें से सॉल्व कर लेंगे। मेरे बताने के बावजूद अगर आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। थैंक यू क्लास।